सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर आज सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और इस इजलास में कितनी अहमियत है इसकी, क्योंकि हालिया ही दिनों में हमने ये भी देखा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में इख्तियारात के हवाले से तनाज़ात और इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जिसको अभी तक हल नहीं किया जा सकता है किया है। और इसी सिलसिले में आज ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक मुलाकात भी हुई है, जिसमें पंजाब में ख़ास तौर पर पावर शेयरिंग के हवाले से बातचीत सामने आने के हवाले से अभी अपडेट्स वेट की जा रही है कि क्या ऊंट किस करवट बैठता है और किस तरह से ये डेवलपमेंट सामने आती है। बहरहाल जो आज अहम तरीन बात थी वो थी सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के हवाले से, जिस दौरान हमने देखा कि पार्लियामेंट में मुसलसल अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा जारी रहा, नारेबाजी भी खूब हुई, एहतजाज किया गया। दूसरी तरफ सदर ने टैक्स निज़ाम, गुड गवर्नेंस, ज़र मुबादला में इजाफे, मईशत की बेहतरी पर मज़ीद काम करने पर एक दफ़ा फिर से बात किया है और ज़ोर डाला है। पार्लियामेंटेरियंस पर यह जोर दिया गया है कि माशरे में रोल मॉडल्स के तौर पर अपने काम को आगे बढ़ाएं, ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को मज़ीद संजीदगी से लेना चाहिए। इसके अलावा आज कुछ एक दो तहफ़्फ़ुज़ात का भी उनकी जानिब से इजहार किया गया है, जिसमें जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पावर शेयरिंग का मामला। आज सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खिदमात की फरहमी के नताइज को असर नौ तरतीब देने में अपना किरदार हमें अदा करना होगा। वजारतों को भी अपने विजन और मकासद को असर नौ मुतय्यन करने की ज़रूरत है। सदर के पार्लियामेंट के खिताब के हवाले से आज हम बात करेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी हैं, और PTI से हमारी नुमाइंदगी करेंगे नईम हैदर पंचौता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेंगे जनाब कादिर मंतुक़ैल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मौज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। सबसे पहले तो पंचौता साहब, मुझे आपकी जानिब भी आना है। आज बड़ा अहम इजलास था पार्लियामेंट का, जो नया साल का आगाज़ हुआ था। एक्सपेक्टेशन यही की जाती है कि तमाम तर पार्टीज़ जो कि पावर शेयर कर रही हैं हाउस में, वो तहम्मुल से बैठें और वो बात सुने जो की जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपकी अपनी हुकूमत में भी हमने देखा कि आपका ये गिला रहा कि ऑपोजिशन जो है वो तो नारेबाजी करती रहती है, वो तो सीरियस नहीं होती। तो क्यों आज एहतजाज जारी रहा आप लोगों की जानिब से? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। देखिए, एहतजाज करना हमारा हक है और आइन का आर्टिकल 16 आपको एहतजाज करने का हक देता है। आर्टिकल 17 आपको राइट टू एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, एसोसिएशन का हक देता है। 19 आपको बोलने का हक देता है और 25 कहता है कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो कानून के मुताबिक जो हैं वो बराबर होंगे, किसी को किसी की वजह से, किसी बात की वजह से उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, यानी बराबर होंगे, मसावियत की बात करें। लेकिन आप ये देख लें कि जब एक पार्लियामेंट जो जेली होगी, जो फॉर्म 47 की होगी, जिसको अवाम ने मुंतखब ही नहीं किया, जो अवामी नुमाइंदी नहीं है, जो अवाम ने रिजेक्ट किए हैं, तो क्या हम उन जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है और वो आकर एक जेली असम्बली बनाकर बैठे हैं, पार्लियामेंट बना के बैठे हैं या सेनेट में बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, तो क्या हम आवाज़ ना बुलंद करें, हम लोगों की राय ना वहाँ पर उसका इजहार करें? आज आप देख लें कि कुछ अरसे पहले ही, 1.5 महीने पहले ही अगर हम चले जाएं और हम जब बात कर रहे थे कि क्या डायलॉग होगा और आप हुकूमत के साथ बैठे थे उस डायलॉग में, तो उस वक्त तो मैंडेट को कह दिया गया था ना कि चले मैंडेट पे हम बात नहीं करेंगे, इससे आगे जाकर 9 मई के मामलात पर बात करेंगे, 24 नवंबर वाले मामलात पर बात करेंगे। तो वंस इट वाज एक्सेप्टेड, देन व्हाई गो बैक? किसने एक्सेप्ट किया था मैडम? किसी ने कोई एक्सेप्ट नहीं किया था। इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह तौर पर यह बात की हम तमाम लोगों से कि मैं इस जो मुज़ाकरात वाला अमल है, इसके दरमियान, इसके अंदर जो इंतखाबात वाला मामला है वो रख नहीं रहा। वो क्यों नहीं रख रहा? वो इसलिए नहीं रख रहा कि आप ये समझें कि शायद हम उस चीज को एडमिट कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से कि इसलिए नहीं रख रहे थे ना, क्योंकि आपका ये मानना था कि मुल्क के वसीतर मफाद में ये जरूरी है कि चले बात आगे निकले। तो जब एक दफा ये इरादा कर लिया गया था कि पॉलिटिकली या पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मामले पर हम आगे बढ़ने के लिए इस मामले को फिल वक्त रोक देते, तो फिर आज क्यों एक दफा फिर से हमने वो शोर शराबा देखा? मेरी बात आपने मुकम्मल ही नहीं होने दी। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने बड़ी आसान
आसान जो है वो आसान तरीका इनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं रख रहा क्योंकि ये इनसे हल नहीं होगा। इनको आजमाने का एक आसान तरीका है कि मैं जो एक आसान काम है ना, जुडिशल कमीशन बनाना, वो तो इतना मुश्किल ही नहीं है। इससे ही इनका अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक ये मुल्क की खातिर सीरियस है। तो वो एक्सपोज हो गए कि आप एक जुडिशल कमीशन नहीं बना सके। उसके अंदर एजेंडा ना रखने का मतलब ये नहीं था कि हम इंतखाबात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम अपने मौके पर कायम है, हम 26वीं तरमीम वाले मौके पर कायम है, हम पीका एक्ट के खिलाफ खड़े हैं, हम बुनियादी इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही हैं उसके ऊपर आवाज बुलंद करते रहेंगे, हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जंग जारी रखेंगे। हमें हमारे लोग उठाए गए, लाशें गिराई गई, हमारे लोग अगवा किए गए, जेलों में डाले गए, उसके बावजूद हम अपनी जमहूरी जदोजहद जो है वो पुरअमन तरीके से, हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम लेकर चलेंगे, हम किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज इनके चेहरे आपने उतरे हुए देखे थे कि जिस तरह वहां बैठे हुए थे, जो बंदा खुद डाका डाल के आया हो ना, वो अखलाकी तौर पर भी उसकी आंखों के अंदर वो जो शर्म नामी चीज वैसे तो खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो नजर आ रही थी कि किस तरह ये बेशर्मी के साथ वहां बैठे हुए थे और उनके चेहरे उतरे हुए बता रहे थे कि अवाम का मैंडेट लूट के आए हुए हैं। तो ऐसी पार्लियामेंट नहीं चलती, ना ही कोई चलने देता है और ना ही हम चलने देंगे। हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। लेकिन इनके पास पूरे जितना टेन्योर इनके पास अभी जब से ये इक़्तिदार में आए हैं, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर दिखा दें, कहीं दिखा दें कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ गई हो, कहीं दिखा दें कि गरीब के लिए इन्होंने कुछ किया हो, कहीं दिखा दें कि महंगाई कंट्रोल हो गई हो, कहीं दिखा दें कि आज अवाम पाकिस्तान की खुशहाल हो गई हो। आशिया तो बेटर हो रहे हैं। इस दफा के जो महंगाई के सर्वेज हैं उसमें भी ये प्रूव हो रहा है कि पाकिस्तान की महंगाई की शरह में कभी आई है। नेवर 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 नेवर। आप देखें कि आम आदमी के ऊपर कितना फर्क पड़ा है। 2 करोड़ लोग जो हैं, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि गुर्बत की लकीर पॉइंट पंचोता साहब, कौसर काज़मी साहब की जानिब आ जाते हैं। कौसर साहब, आज बहुत सारी अच्छी बातें भी थी। आज सदर साहब के खिताब में, यानी गुड गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने बात की, हमें इकोनॉमिकली आगे कितना जाना है उस पर बात हुई, ट्रांसपेरेंसी पर बात हुई, बहुत अहम मामलात पर बात हुई और फिर उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का भी इजहार किया, वजारतों के हवाले से भी उन्होंने बात की। ये एक ऐसा अहम मामला है जिसमें बात तो ये यकीनी तौर पर पंजाब की है, लेकिन विफाकी तौर पर भी इसका एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। आज के अगर सदर के खिताब को हम आपके आगे रख देते हैं तो विफाक इसको किस तरह से देख रहा है और पंजाब हुकूमत में जो पीपल्स पार्टी के साथ आपके मामलात हैं किस तरह से इसे परसीव कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं नईम हैदर साहब को जवाब देना चाहूँगा कि ये जब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, मैंडेट का इजहार करते हैं, डाके की बात करते हैं, फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद वफाक है, पंजाब है, बलोचिस्तान है, सिंध है या केपी है? केपी वो जिसके अंदर इनके अपने अफराद ये कह रहे हैं कि हमारे 30 से 40 MNAs जो हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार है। तो फिर तो हम ये कहते हैं कि ये उस बात का बार बार इल्जाम दूसरों पे लगाते हैं जो लम्हा मौजूद के अंदर खुद किया होता है। इन्होंने जो जुर्म खुद सरजद करते हैं उसका इल्जाम दूसरों पे थोपने की कोशिश करते हैं। तो भाई फॉर्म 47 के हवाले से खटक साहब को जवाब दें, फॉर्म 47 के हवाले से आप शौकत यूसुफजई को जवाब दें, फॉर्म 47 के हवाले से आप शेर अफजल मरवत का जवाब दें, जो आपके अंदर के लोग थे अब खुल के इस बात का इजहार कर रहे हैं। बार बार एक ही बात को ये केसक की तरह रिपीट करते हैं, एक लगाई होती है फलां चोर है, फलां डाकू है। होता ये था माजी के अंदर ये होता था कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ भरपूर इख्तलाफात के बावजूद मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से, मुल्क के डिफेंस के हवाले से, मुल्क की इज्जत और आबरू के हवाले से एक राइट जो लाइन होती थी उसका सब एहतराम करते थे। ये कैसी जमात में पाकिस्तान में मेरे वजूद में आती है जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, ना मुल्क की आबरू की। इनकी बात सुने, अब अमेरिका हमारा शुक्रिया अदा कर रहा है, दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों को दुनिया तस्लीम कर रही है और ये इनकी एक शानदाना गुलजार हैं। वो क्या कह रही थी आज कि भाई वो शरीफुल्लाह नहीं है, वो तो कोई मालशी है ISIS का। यार क्यों मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं? क्यों वो बात करते हैं जो हमारे दुश्मन करते हैं? भारत का मीडिया बात करता है या दूसरे, आप वही चीजें दोहराना शुरू कर देते हैं। भाई जब हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही होती है आपको पुरतशद्दुद एहतजाज याद आ जाता है। तो पहले अपने ऊपर नजर सानी करें कि इस मुल्क के साथ आपकी वफाएं हैं, क्या आप वफा निभा रहे हैं इस मुल्क के साथ, फिर दूसरों पे इल्जाम लगाएं। अब जहां तक आपने सदर जरदारी साहब के हवाले से बात की और पंजाब में पावर शेयरिंग की बात की, तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी नाराज नहीं है, वो हमारे अपने लोग भी हैं जो इस हवाले से शिकायत करते हैं।
भाई हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अगर मेरिट के हवाले से जो सियासी दखल अंदाजी होती थी, जो सियासी असर और रसूख पुलिस पे इस्तेमाल होता था, अगर उन्होंने रोक दिया तो इसमें तो तारीफ करनी चाहिए उस खातून वज़ीर आला की जिसने पहली दफा पुलिस को ये कह दिया कि हर किस्म के सियासी दबाव को बालाए ताक रखते हुए अपने फराइज अंजाम दें, और बिल्कुल वो उसी तरह कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को या दीगर जो हमारे कई लोग हैं उनको यही मसला है कि भाई हमारी बात कोई नहीं सुनता है इस हवाले से। जब मेरिट की बात हो रही होती है तो इसमें बिल्कुल फिर किसी की ना सिफारिश कल्चर जो है उसका भी खात्मा होता हुआ आपको नजर आएगा, और हर किस्म का सियासी असर और रसूख पुलिस के जैसे इदारे पे जो पहले होता था अब नहीं हो रहा। ये तो काबिल तारीफ अमल है और सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, इस पर मैं आऊँगी आपसे बाद में कि मेरिट पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या इससे पहले वादे किए गए थे और क्या वो वादे अब पूरे करने जा रही है वफाक या नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी की बात किस हद तक सुनी जा रही है। कादिर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। कादिर साहब, ये बता दीजिएगा कि आज जहाँ पर बहुत सारी हमने आज का जो खिताब था सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, उसमें शुरू में जो हमारी अचीवमेंट्स रही हैं अब तक इस एक साल के अंदर इस हुकूमत की, वो उन्होंने शेयर की। फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर से अपनी रिजर्वेशंस, चाहे वो इख्तियारात के मामले पर हो, चाहे फिर वो सिंध से निकलने वाली कनाल्स के मामले पर हो, और एक दफ़ा फिर से उन्होंने आज इसकी मुखालफत भी कर दी है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसमें जो फैसले किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का इंक्लूजन हो चुका है? आज जो अहम मुलाकात हुई है अफ्तार की, उसके ऊपर भी मुझे बता दें कि इनसाइट क्या आ रही है, और क्या अब ये सुना जाए कि जो मुलाकात आज हुई है इससे कुछ बेटरमेंट हो सकेगी, ये समझा जाए? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन हमारे मसले कोई मसला कश्मीर तो नहीं है, हमारे मसले कोई गजा की पट्टी वाला मसला तो नहीं है। हमारा तो सीधे साधे मसले हैं कि आप मुझे बता दो कि आप सरसब्ज़ पाकिस्तान बना रहे हो, अच्छी बात है, अल्लाह करे सारा सरसब हो जाए, मगर किसी और की पानी बंद करके उनके सर पे पांव रख के आप चोलिस्तान के रेगिस्तान को तो सरसब्ज़ बना रहे हो, सरसब्ज़ सिंध को आप रेगिस्तान में तब्दील करो, तो ये कौन सी अक्लमंदी है, कौन सी सिंध दुश्मनी है? तो ये तो बताया जाए। आप देखें कितने हाईएस्ट फोरम पे, मुझे याद नहीं पड़ रहा है किसी सदर पाकिस्तान ने किसी मसले को जो है ना जॉइंट सेशन में इसका जिक्र किया हो। आप देख रहे हैं कि इसी मसले की संगीनी का अंदाजा अब यहाँ से लगा ले कि आसिफ अली जरदारी साहब को पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बोलना पड़ा है कि ये नारे जो है ना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि पूरा सिंध जो है ना सरापा एहतजाज है। तो ये कौन सा मसला है और इसको हल करने में क्या आपने खुद ही इसकी अहमियत का भी जिक्र कर दिया, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये कि क्या बात अब इस नहज पर आ गई है कि पार्लियामेंट में या हाउस में इसका जिक्र होगा और सदर साहब अपने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के 1 साल के मुकम्मल होने पर खिताब में इसका जिक्र करेंगे? यानी बॉटम पर या सेंटर में जितनी भी मुलाकातें हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, पंजाब की सतह पर भी जो बातचीत हो रही है, वो क्या किसी काम नहीं आई सो दैट इट हैड टू बी डिस्कस्ड हियर? देखिए, पंजाब की सतह पे सिर्फ 2 मीटिंग हुई है, और उस 2 मीटिंग अभी बात चल रही थी कि उन्होंने ये नेहरू वाला शोशा छोड़ दिया है। अभी वो नेहरू वालों के लिए हम अभी उसकी फरियाद कर ही रहे थे कि सिंध बलूचिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वहाँ पोर्ट अथॉरिटी बनाए, हमसे मशावरत नहीं की है। सिंध में जो सैलाब ज़दगान से 21 लाख मकानान की तामीर का काम चल रहा है, वहाँ अपने हिस्से का पैसे नहीं दे रहे। 25 साल से K4 मनसूबा पानी की कराची के लिए चल रहे हैं, वहाँ वो वफाक अपने हिस्से का फंड नहीं दे रहे हैं। K5 मनसूबा जहाँ मेरे और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल जो इस वक्त बैठे हुए इनके हल्के में K5 मनसूबा बना था, और उसके लिए फंड में शहबाज शरीफ साहब ने ऐन इनकार कर दिया है। आप मुझे बता दो कि ये पिकनिक मनाने कराची आते हैं, ये कराची के लोगों की दिल आजारी नहीं है तो और क्या है कि आप वोट मांगने तो आ जाते हो, और फिर अल्लाह ने आपको 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया, पीपल्स पार्टी ने बनाया, वरना तो आप अपने घर से नहीं बन सकते थे। उसके बाद आप पलट के पूछते नहीं हो, फिर मेरे ख्याल में अगले इलेक्शन में फिर आप जलवा होंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे जो मसाइल है वो कौन से ऐसे मसाइल है जो गैर कानूनी गैर नहीं, हमारी जाती कौन सा मसला है? पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है, बहाना बनाया जा रहा है वो ठेकेदार बाकी है तो फलाना बाकी है। भाई आप जो इस्लामाबाद का अंडरपास आप 9 दिन में बना सकते हो, और लाहौर का आप अंडरपास जो ना वो 11 महीने बना सकते हो। ये पूरे सिंध में जहाँ पूरे पाकिस्तान की 63% मईशत जो है ना उसका एनएसआर जो है ना कराची पे, और कराची को जो एक रोड जा रहा है उसकी हालत आप देख लें, जिस गदा गाड़ी भी नहीं चल सकते उसके ऊपर। तो ये भी क्या सिंध की जिम्मेदारी है? सिंध की हुकूमत की जिम्मेदारी है?
आप बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है, तो ये सारे जो हमारे मसाइल है इसमें कौन से गैर कानूनी, गैर अखलाकी है, गैर ठीक है। गुफ्तगू को कादिर साहब आगे बढ़ाते हैं। पंजौता साहब के लिए एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। पंजौता साहब ये बता दीजिएगा कि अभी जो आपके यकीनी तौर पर विफाक के साथ रिजर्वेशंस है वो अपनी जानिब है, लेकिन एक एफर्ट किया जा रहा था, एक ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही थी, फिर बीच में ऐसे लगा कि सब कुछ स्लो डाउन हो गया है, बल्कि रुक गया है कुछ इस तरह से। फिर एक और अहम चीज़ ये है कि आए दिन आफ्टर अ वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स हम एक अंदर से कोई इख्तलाफ उठता देखते हैं, नए नामों आते हैं, नए नाम आते हैं, नए नामों के इख्तलाफात आते हैं, कुछ ब्रेक होता है, फिर कुछ मेकअप होता है। तो पीटीआई तो खुद केपीके में इतना स्ट्रॉन्ग अपना होल्ड नहीं दिखा पा रही है। हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दिस ग्रैंड अलायंस दैट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट? हमारी बात की तमाम जमातों के साथ हो रही है और इस मुल्क की खातिर जो जो जमात उसके अंदर हिस्सा डालना चाहेगी हम उसे वेलकम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम मिल के आगे जदोजहद करें और आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन सी जमात उसके क्या अंदर डेवलपमेंट हो रही है। बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कहाँ तक पहुंची है बातचीत, दीगर पार्टीज के साथ मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी जाए कि विफाक तक आप आ सकेंगे, अपनी रिजर्वेशंस मिल के सामने कुछ इस तरह से करेंगे कि विफाक को सोचना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज के बारे में जिनसे आपको इख्तलाफात हैं? व्हाट इज द प्लान फॉरवर्ड? देखिए, इख्तलाफात जो है ना हमारे इख्तलाफात नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये किसी की ज़ात का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की आज़ादी की बात है, इदारों की आज़ादी की बात है। जो इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो बेआइन हो चुकी है, उस आइन की सरबुलंदी की बात है और हम तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। तो इसमें हमारी जो कोशिश है, मौलाना साहब, अब देखिए मौलाना साहब बाहर थे और वो आए हैं और आज हो सकता है आज हमारी मुलाकात सीनियर लीडरशिप की, उसमें असद कैसर साहब क्योंकि उस को लीड कर रहे हैं, तो लिहाजा उनकी जिस वक्त आएगी आपके सामने अपडेट आ जाएगी। इससे पहले जो खान साहब ने हदायत दी थी, कमरान साहब से मेरी बात हुई थी, वो गैर रस्मी गुफ्तगू थी, हम हाई कोर्ट में मिले थे, तो यही था कि मौलाना साहब आते हैं तो उनके साथ डिस्कस होगा। तो मौलाना साहब जो हैं वो उनके साथ जब मामला तय होगा, जो TROs होंगे, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सारे बैठ के हल होंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इस रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं और जैसे कि खान साहब का हुक्म है उस हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। और खून के अकेले जा रहे हैं मूवमेंट की तरफ या ऑपोजिशन आपके साथ है पंजौता साहब? जी, स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे आपके साथ? जी, अपोजिशन जितनी जमातें हैं उनके साथ बातचीत जब हमारी तय होगी तो फिर लायामल बनाया जाएगा कि इसको किस तरह से हमने एहतजाज को करना है, किस किस पॉइंट्स के ऊपर और कौन कौन सी जगह है और कैसे दिन को है। जी हो रहे हैं, जी बिल्कुल हो रहे हैं। जी राबते हो रहे, अगर हो रहे तो कौन सी पार्टी आपके साथ इस वक्त मौजूद है? देखिए, मुख्तलिफ जमातों से हमारे राब्ते हो रहे हैं और जब तमाम तर इत्तेहाद बन जाएगा और एक लिस्ट हम उसमें प्रेस टॉक के ज़रिए भी बताएंगे और आपके सामने भी सारी जमातें आ जाएंगी। लेकिन बातचीत डेफिनेटली रिसेंटली आपने देखा कि GDA के साथ मुलाकात हुई सिंध के अंदर और आपने देखा कि बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं जैसे शाहिद खाकान अब्बासी, उनके साथ बातचीत और दीगर आपने देखे होंगे मुफ्ती इस्माइल साहब आए थे। तो मुख्तलिफ जितने भी इस वक्त अपोजिशन में हैं, कोई रहनुमा एक है या उसकी जमात है, तो जो नामवर नाम है या जमातें हैं, तो हर एक से हम सर रब्ता कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये ग्रैंड अलायंस बनेगा और हम इस जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे। जी, यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन। कासिर काज़मी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अपोजिशन के साथ तो जो भी वफाकी हुकूमत ने अगर बात करनी है मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, एंड ओवर ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा जुमला है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आजकल के मुल्क के वसीतर मफाद में, क्या हो सकता है, क्या अपोजिशन के साथ वफाकी हुकूमत बैठ सकती है या फिर सिर्फ नून लीग बैठ सकती है, नहीं, दैट इज़ वन पार्ट। लेकिन जब हम पीपल्स पार्टी, जिस तरह से भी कादिर मंदोखैल साहब बात कर रहे थे, जब आपके और उनके बीच के इख्तलाफात हम देखते हैं जिन भी मामलात पर हैं, तो ऐसा जहन में ख्याल आता है कि विफाक खुद इकट्ठा नहीं हो पा रहा, आप ऑपोजिशन को कैसे साथ मिला पाएंगे? देखें जी, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मंदोखेल साहब ने जब ये फरमाया ना कि बाकी सूबों में मोटरवेज हैं लेकिन वहां पे देख लें बलूचिस्तान और सिंध का इन्होंने हवाला दिया, तो देखें ये मियां नवाज शरीफ का मंसूबा था और मियां नवाज शरीफ ने बिला तफरीक ये जो सूबों में है इससे बाला ताक इसको बिल्कुल छोड़ते हुए ये
जेबी के अंदर मुझे याद है कि एक टनल बनाई गई, लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी कि 10-10, 12-12 घंटे का सफर करके, और उसमें कई अपनी जानों से हाथ धो बैठते थे क्योंकि बाकायदा कोई रोड नहीं था। तो मियां नवाज शरीफ के पास ये शिकायत आती है तो बगैर सोचे हुए कि वो टनल कहाँ पे बन रही है, वो टनल वहां पे बना दी गई। इसी तरीके से सक्खर तक मोटरवेज का जाल अभी भी मुल्क के अंदर मौजूद है। अगर ये तजर्बा इमरान खान वाला ना किया गया होता 2018 के अंदर, तो यकीनी तौर पर जो शिकायत अभी मंदो खेल सब कर रहे हैं ये तमाम खत्म हो चुकी होती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे तमाम तर जो मंसूबे थे उनको बिल्कुल इस तरीके से सबटाइज किया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके, जमहूरियत को लेके, बाकी तमाम चीजों को। तो ये तो तमाम जमहूरी अब नया टाइम है, नए वादे होने हैं, नई डेडलाइंस आनी है, नई डेट्स आनी है। व्हाट आई कैन सेंस राइट नाउ इज कि पीपल्स पार्टी इज लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट कि अगर तो मोटरवे बनना है, सिंध तक आना है, तो भाई उस पर कोई डेट बता दें, काम शुरू कब होगा, कितना पैसा लगेगा, किस तरह से उसको इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट पीपल्स पार्टी इज लुकिंग फॉर। देखें, हर शिकायत जितनी भी है उनके जवाबात हैं। मैं हमेशा एक बात कोट करता हूं, जब स्पेशली मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ये बात की जाती है तो मैं खुद कई जगह उनके साथ था। जब सरकारी दफातर में जनूबी पंजाब हो या दीगर दूर दराज पंजाब के इलाके होते थे, जब वहां पे मीटिंग्स होती थी ज़िले इंतजामिया के साथ या दीगर जो अफसरान होते थे, उसमें पीपल्स पार्टी के जो लोकल लोग होते थे वहां जाके बैठते थे और मरियम नवाज साहिबा उनको बड़ा मौका देती थी। सबसे पहले उनकी बात सुनी जाती थी, उनकी शिकायत का अजाला किया जाता था। ये तो वो चीजें हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी। अब इससे हट के जो उनके इख्तलाफात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यकीनी तौर पर दूर हो जाएंगे जब भी बड़ी क़यादत आपस में बैठती है, ज़रदारी साहब हो, मियां नवाज शरीफ हो या मियां शहबाज शरीफ हो, तो जो भी ये छोटे मोटे इख्तलाफात हैं ये हमने देखा कि ये दूर होते हुए हमें दिखाई दिए। अब ये दो मुख्तलिफ जमातें हैं ना, इनके नजरियात, सियासत, इनके जो मंशूर, हर चीज एक दूसरे से जुदा है। ठीक है, कुछ दिन पहले कौसर साहब आपसे जब मेरी बात हुई थी आपने मेरिट का जिक्र किया था। सो व्हाट पीपल्स पार्टी इज लुकिंग एट, अगर वो इख्तियारात की बात करते हैं पंजाब में, इज इट नॉट ऑन मेरिट, यू मीन टू से? देखें, अगर वो ये चाहते हैं कि कोई डीपीओ, कोई सीपीओ या कोई बड़े पुलिस अफसरान उनके कहने पे उनके तबादले हो जाएं और उनके कहने पे वो लग जाएं, तो ये मैंने आपको बता रहा हूं मैं बड़े खुले अल्फाज में कि ये जो हमारे पीएमएलएन के लोग हैं उनकी सिफारिश पे नहीं हो रहा है। ये पूरे पंजाब के अंदर किसी सियासी आदमी की सिफारिश पे ना कोई तबादला हो रहा है, ना किसी को रुखसत किया जा रहा है। ये शिकायत सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये हमारे अपने लोग भी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। लेकिन पहली दफा एक खातून वज़ीर आला ने अगर ये एग्जाम्पल सेट कर दी है पंजाब के अंदर कि एक अफसर अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको कोई सियासी दबाव डाल के वहां से नहीं हटा सकता, तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इसका तो हर बंदे को इसकी तायीद करनी चाहिए। तो पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग, हाँ, वफाक के अंदर ये मामला था, पीपल्स पार्टी के जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अभी मंदो खेल साहब ने किया, वो नहरें बन रही हैं, वो अभी मसाइल हैं, तो हमने तो अभी तक इनका इंतजार किया था, भाई आए वफाक में वजारतें संभालें। ठीक हो गया कौसर साहब, ये मेरा अगला सवाल मेरे ऑलरेडी जहन में था, बट यू पुट इट फॉरवर्ड, तो मैं ये कादिर साहब की जानिब ले जाती हूँ। कादिर साहब, कभी अब 1 साल मुकम्मल हो गया, इससे पहले जब आपकी कंप्लीट अलायंस के साथ आप नून लीग के साथ हुकूमत बना बैठे थे, इससे पहले हमने देखा, इलेक्शन से पहले की मैं बात कर रही हूँ, तब भी और अब भी पीपल्स पार्टी वॉज नॉट इंटरेस्टेड किसी भी किस्म की मिनिस्ट्री में। अभी भी देखा कि आप नहीं है इंटरेस्टेड, आपकी यानी जो आला क़यादत है वो इंटरेस्टेड नहीं थी। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? अभी जो मामलात हैं जिस पर आप बार बार रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी के सामने आ रही है कि इख्तियारात उस तौर से नहीं दिए जा रहे, और चले मामलात पैसे के, फाइनेंसेस के ही नहीं हल हो पा रहे, या मोटरवे वाले या कनाल वाले मामले नहीं हल हो रहे, डू यू थिंक पीपल्स पार्टी को वजारतें ले लेनी चाहिए थी सो दैट कुछ अपने हाथ में होता है इस वे में? फिर देखिए, अगर पीपल्स पार्टी को अपने मनपसंद अफसरान को लगाना होता तो आपके पास दुरुस्त तक फिर वजारत लेनी चाहिए, फिर वजारत तो मिनिस्टर के अंडर ही होती है, फिर मरियम नवाज साहिबा की नून लीग की मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। और फिर ये बात करें मेरिट पे, ये मेरिट तो जुम्मिया अस्पताल में आपने एमएस लगाया था या आपको पता ही नहीं था वो किसने लगाया, जहां मीडिया के सामने मरियम नवाज साहिबा उसको हथकड़ी लगाने की धमकी दे रही है। ये जो मुरीयत है, ये अफसरान है, मैं कहता हूँ उस अफसर की कितनी बेइज्जती तो इन हुई है ये आपको अंदाजा नहीं है। इससे पहले भी आपके रहनुमा इस तरह करते रहते थे। आप मुझे बता दें कि अगर मेरिट पे हुआ है तो या तो आप मान ले कि भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये कोई और लगा रहा है, उनसे बात कर ले,
क्योंकि आपने मियो अस्पताल के एमएस के बारे में कहा कि आपको किसने रखा है, इसका मतलब आपको नहीं पता। तो जब आपको नहीं पता तो आप बता दें किस आदमी ने कर ले, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम इनके कामों से वो पंजाब भी हमारा है, पंजाब की आवाम भी हमारे भी वहाँ पे लोग हैं, एमपी मैंने है, हमारी भी वहाँ पे हुकूमतें गुजरी है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वहाँ काम ना हो जरूर हो। लेकिन मैं जहाँ तक सुन सका कौसर साहब की, काजमी साहब की बातें सॉरी, कि वो जो सिंध के बारे में बात कर रहे थे कि सिंध में आप मुझे बता दो कि आपसे एक मोटरवे भी बनाया जा रहा है या आप बनाना नहीं चाहते। अगर किसी अफसर ने करप्शन किया उसको जूते मारा जाए, उसको लटकाया जाए दरख्त पे। हमने वो बोला तो कह रहे हैं कि मामला सारा पीटीआई ने खराब किया है। बता दो जी, रिपीट कर ले प्लीज। वो तो कह रहे हैं कि मामला सारा पीटीआई ने खराब किया है। तो अगर पीटीआई ने खराब किया और हम निशानदेही करें तब तो आप ठीक करें ना। या तो आपको मियो अस्पताल की तरह आपको पता ही नहीं है कि वो कौन लगा रहा है, कौन। ठीक है, अब आप मामला ठीक कर लें। मुझे पंचौता साहब का पॉइंट लेना है, उनकी जानिब जाना है। कादिर साहब, तो मैं हैदर पंचौता साहब से बात कर रही थी। पंचौता साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि अब जिसकी ग्रैंड अलायंस का आप जिक्र कर रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है, आपका मोटिव क्या होगा? जो बार बार बात समझ में आ रही है, मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। वो यही समझ में आ रही है कि आप चाहते हैं कि जो हुकूमत मैंडेट लेकर नहीं आई है वो चली जाए, बट डू यू थिंक विद द ग्रैंड अलायंस यू कैन पुश दिस गवर्नमेंट टू दैट एन एक्सटेंट? देखिए, हम ये चाहते हैं कि मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो। हम चाहते हैं हमारी जमहूरियत के ऊपर जो हमले किए गए हैं, हम जमहूरियत की बहाली हो। हम चाहते हैं हमारे इदारों की बहाली हो, हमारा मुल्क आगे बढ़े, इस मुल्क की आवाम का सोचा जाए, अवामी मैंडेट तस्लीम किया जाए, आवाम की राय से हुकूमत हो। तो जो मुल्क के अंदर इस वक्त है कि ना आइन है ना कुछ है, और पीका लॉज और पत्नी क्या क्या चीज़ें कर दी गई हैं कि कोई बात ना करे, कोई एहतजाज ना करे, उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, चादर चारदीवारी का ये हुकूमत आपको आइन की बालादस्ती करने देगी, हो जाएगी? ये मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि क्या कोई उम्मीद है, नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए, ये हुकूमत जो है ये किसी ने बनाई है, फार्म 47 जेली हुकूमत है ना। इस हुकूमत की तो बात ना करें ना कि ये हुकूमत, इसके अंदर कोई इखलाकी तौर पर कोई जवाज है या जुर्रत है या ये लीगली बैठ सकते हैं। ये तो घर जाएंगे ना। देखें, अवामी नुमाइंदा हुकूमत तो नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा जी कि ये पीपल्स पार्टी और घर जाएंगे। देखिए, इन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वहाँ पर तबादले नहीं हो रहे, बिल्कुल वहाँ, तो इन्हें जरा ठीक है। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंचौता साहब, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। हमारे साथ कौसर काज़मी साहब मौजूद थे, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़, नून लीग का मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और कादिर खान मंदखेल साहब, पीपल्स पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या उम्मीदें हैं विभाग से आपकी, आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मदरसा रिफॉर्म्स पर कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी इसमें पॉजिटिविटी है, और जो हमारी आने वाली नौजवान नस्ल है, उन जो इतने टैलेंटेड है, जिनकी तरक्की होती है इन्हीं मदरसों से, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। मदारिस में दीनी तालीमात के साथ पेशा वाराना तरबियत और महारत पर मबनी तालीम का इंतज़ाम तलबा के लिए माशी मौक़े पैदा करने, समाजी शमूलियत को फ़रोग़ देने और फिर कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए कितना मौसर ज़रिया साबित हो सकता है, ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान में 17,000 से ज़ायद मदारिस हैं और 3.5 मिलियन से ज़्यादा तलबा जदीद महारतों जैसे कि IT और कारोबारी तरबियत से फ़ायदा उठा सकने की कितनी ख्वाहिश और अहलियत रखते हैं। और आम सोच ये भी है कि हुनरमंदी फारिग तहसील अफराद को रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करती है, जिससे रोज़गार की शरह में तकरीबन 20 से 30% तक इजाफा मुमकिन हो सकता है। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ भी ऐसे ही हैं? और इसके अलावा माशी इस्तेहकाम शिद्दत पसंदी के ख़तरात को कम करने में भी मददगार हो सकता है। और इस बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। दीनी और तकनीकी तालीम की अगर बात करें तो इन दोनों में कितना बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है मदारिस में, और जो फारिग तहसील तलबा हैं वो कौमी मईशत में मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, और कितना हद तक इनकी जो शमूलियत है वो हो पा रही है, आलमी मौक़ों से मुस्तफ़
मुस्तफ़ीद क्या ये हो पा रहे हैं, और क्या मदारिस की इंतज़ामिया इस तब्दीली के लिए तैयार है? इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियात काउंसिल मोहतरम अल्लामा रागिब हुसैन नईमी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। रागिब साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये एक रिफॉर्म्स आए हैं और इसको आम तौर पर अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, प्रोफेशनली देखा जाए और दीनी लिहाज से देखा जाए, आवाम की राय मांगी जाए तो बड़ा मुस्बत देखा जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है और हम कहाँ खड़े हैं इन रिफॉर्म्स के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो मदारिस में पढ़ने वाले तलबा हैं, जाहिर बात है हर जगह पे जॉब्स इतनी अवेलेबल नहीं है और सैकड़ों की तादाद में मदारिस से तलबा फारिग तहसील बल्कि हज़ारों की तादाद में हर साल होते हैं। तो इनकी खपत जो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर ही होगी और हर जो तालिब इल्म है उसे सिखाया जाए कि किस तरीके से उसने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपने लिए कारोबारी मौके पैदा करने हैं। और ये बात भी हमारे जहन में रहे कि हर आदमी कारोबार का एप्टीट्यूड रखता भी नहीं है और ना ही वो कर सकता है। तो लेकिन बुनियादी कारोबारी तालीम दिए जाने में हर्ज नहीं है। और आईटी तो खुद इस वक्त इतना मुआशरे में इन हो चुका है कि हम आज के दौर में तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि कोई भी शख्स आईटी की तालीम के बगैर सर्वाइव कर सके, और ख़ास तौर पे एक दीनी इदारे का फारिग तहसील तालिब इल्म। तो उसके लिए जिस तरह दीगर उलूम ज़रूरी हैं, अब आज के दौर में आईटी भी उतना ही ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि आईटी के ज़रिए वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बहुत से नए दरीचे अपने लिए खुले हुए पाए। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन को किस तरह से आप दें? अगर स्टेट लेवल पर नहीं तो निजी शोबा किस तरह से इसमें इंटरवीन कर सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले हुकूमत ऐसे अदारों को आइडेंटिफाई करे और बेशक उसके लिए अगर सर्च कर लिया जाए, जो बड़े अदारे हैं वो अपने यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं और उनको थोड़ी सी भी अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन दें तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने निज़ाम को चला सकते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे बड़े दीनी इदारों को जानता हूँ जहाँ पे कम से कम आईटी की तालीम बाकायदा तौर पे दी जाती है। और ख़ुद हम अपने इदारे की बात करें, जामिया नईमिया लाहौर की बात करें, तो इसके दोनों शोबाजात तलबा तालबा दोनों में आईटी की तालीम दी जाती है और इतनी ज़रूर दी जाती है कि वो आसानी के साथ अपने माफी ज़मीर का इजहार आईटी के ज़रिए, आईटी के मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए करने के काबिल हो जाए। तो थोड़ी सी स्टैंडिंग के साथ, थोड़ी सी इनकी मदद के साथ बहुत अच्छे सेंटर कायम हो सकते हैं और वहाँ के तलबा को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये तो एजुकेशनली हम बात की, स्किल सेट के लिए भी मुझे बताइएगा कि क्या इसमें स्कोप नज़र आता है, क्योंकि पेशा वराना तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जब बच्चे यहाँ से फारिग तहसील हो जाते हैं तो वो यहाँ से निकल कर अपने आप को किस हद तक जो मार्केट है उसमें ब्लेंड कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से देखते हैं? मदारस का क्या रोल है फिर इसमें? आ जाएगी और वो अपने पैरों के ऊपर खड़े होंगे और नहायत आसानी के साथ उनके लिए आइंदा आने वाले वक्त में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके मुयस्सर आएंगे। और हम ये देख रहे हैं कि तेज़ी से सरकारी सतह के ऊपर जॉब्स ख़त्म होती चली जा रही हैं और एआई के आने की वजह से जॉब्स में हमें बहुत हद तक कमी देखनी पड़ रही है। अगरचे कुछ नई जॉब्स भी आ रही हैं लेकिन उन तमाम का ताल्लुक कंप्यूटर साइंसेस के साथ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ है और एआई के साथ है। तो ऐसे में इन तलबा के लिए भी हमें मौके मुहैया किए जाने चाहिए कि वो इन नए आने वाले उलूम को भी सीखें। बेशक दीनी तालीम इंसान की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसकी अपने तकवे के लिए और अपने आप को राह रास्त पे रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने कमाना भी है और अपने ख़ानदान का बोझ उठाना है। तो उसके लिए हमें नए मौके फराहम करने में किसी भी किस्म का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है,
क्या मदारिस में जो स्किल सेट की हम बात करते हैं या स्किल बेस्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, इसको अगर हम फ़रोग देखते हैं या इसके लिए तलबा का स्कोप हम और बढ़ाते हैं, तो जो एक शिद्दत पसंदी की सोच है, क्या इसमें हम कमी लेकर आ सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इसको आप 50-50 कर लीजिए। जो कि शिद्दत पसंदी के रुझानात हैं, बेसिकली उनका ताल्लुक मैं ये समझता हूँ कि माशी मामला के साथ कदरे कम है, लेकिन अकीदे के साथ कदरे ज़्यादा है। तो ये एक मिक्सचर मामला होगा। लेकिन फिर भी बहुत से रिमोट एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कसीर तादाद में तलबा दीनी इदारों में पढ़ते हैं, और अगर वहाँ पे सही तरीके से IT की तालीम का आगाज़ हो जाए तो इस इफरेत के साथ हम मुकाबला करने में काफ़ी कामयाब हो जाएंगे। एक तो लफ्ज़ मुझे ये बता दीजिए कि मदारिस को क्या अडेप्शन लेकर आनी पड़ेगी ताकि पेशा वराना तरबियत को आगे लेकर जाया जा सके। हुकूमत को क्या करना चाहिए ये तो हमने जान लिया है। लास्टली, इस तर्ज की तालीम को मदारिस के जो इंतज़ामिया है क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, मैंने ये बात आपको शुरू में अर्ज की है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा, ऐसे अदारों को तलाश करना पड़ेगा जो विलिंग हैं इन वोकेशनल ट्रेनिंग्स को देने में। लाहौर में एक सरकारी दीनी अदारा है, जामिया हुजवेरिया, हजूर दाता गंजबख्श अली हुजवेरी अलैहि रहमा के मज़ार के साथ मुत्तसिल जो कम्प्लेक्स है वहाँ पे कायम है। तो उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग का एक छोटा सेटअप कायम किया हुआ है जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल से मुतालिक और कंप्यूटर से मुतालिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तालीम दी जाती है, और तलबा वहाँ पे बड़े शौक के साथ उसको सीखते भी हैं। तो यकीनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जब इससे बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया जाएगा और बहुत शुक्रिया अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी साहब, आपने वक्त बोल न्यूज़ के लिए निकाला। आप चेयरमैन है इस्लामी नज़रियात काउंसिल के, और कितना प्रोग्रेसिव हो सकता है ये रिफॉर्म्स का मामला आप अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर कर सकते थे, और साथ ही आपने अपनी गुजारिशात जो हुकूमत से है वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए शेयर कर दी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। मुलाकात होगी आपसे अगले शो में। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।